तो बाहर लोग जो जाते हैं वो यही बोलते हैं कि यहाँ नहीं आना, यहाँ सब कुछ तबाह हो गया है। भाई अगर तबाह हो गया तो फिर तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? लोग क्या करते हैं, पैंट कोट टाई सब लगा लेते हैं, जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं पहना होता वो पहन के चले जाते हैं। आजकल जो हम लोगों की पाकिस्तान की पोजीशन है और हमारा जो इमेज दुनिया में जिस तरह ख़राब, उसको देखते हुए हमारा आजकल दुबई के वीज़े भी रिजेक्ट हो रहे हैं। तुर्की गए तो हमारी जो है फ़्लाइट छूट गई, मैं सो गया, मेरे बुखार था मुझे उन दिनों में और मैंने काफ़ी हैवी डोज ली तो मैं सो गया था। इमिग्रेशन उनके पास ये राइट होता है कि अगर उनको आप समझ में नहीं आ रहे तो वो आपको रिटर्न बैक भेज सकते हैं वापस। यहाँ पे हम कोई काम करने जाते हैं तो हमें अगर जवाब क्या मिलता है सुनने को कि शुक्र करें कि आपको ये काम हो गया। अब तक हम पैसे पे कर रहे होते हैं उसके, हमारे हाल बुरे हैं, हमें वीज़ा दे दो खुदा के वास्ते, हम भागना है हमें यहाँ से। तो जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? भाई सीधा अपने मुद्दे पे आते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे मैसेजेस पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे थे, जानने वाले भी और जो व्यूवर्स हैं वो लोग भी, कि ये जो मेरा अभी यूरोप ट्रिप रहा है ये कैसे हुआ, वीज़ा कैसे लगा, डॉक्यूमेंटेशन कैसे हुई, कौन सी कंट्री विज़िट करनी चाहिए। फिर एक वो तबका था जिन्होंने मुझसे रब्ता करके ये जानने की कोशिश की कि उन्हें भी जो है वो यूरोप जाना है और उनको भी वहाँ जाके मतलब इन अगर आसान अल्फाज में बोलेंगे स्लिप होना है और वहाँ जाके अपना असाइलम लेना है और चीज़ें करनी है। जैसे पाकिस्तान के हालात हैं उसको देखते हुए लोग अभी सारे पाकिस्तान से जाना ही चाह रहे हैं। तो मेरा खैर ऐसा तो कोई इरादा ना पहले था ना अब है और ना ही फ्यूचर में कुछ ऐसा इरादा होगा, लेकिन कुछ सवालात हैं जिनके जवाब मैं देने के लिए ये पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ। जाने से पहले भी हमने 3-4 पॉडकास्ट किए थे क्योंकि काफ़ी दिनों से कोई पॉडकास्ट आया नहीं है, तो वो पॉडकास्ट हमारा सारी जो हार्ड ड्राइव में डाले थे वो सब चले गए, अब वो दोबारा करने पड़ेंगे। खैर, तो सवाल शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला सवाल आया था कि जी वीज़ा कैसे लगा? ठीक है, ये वीज़ा कैसे लग गया जी? हाँ, ये बात बिल्कुल है कि आजकल जो हम लोगों की पाकिस्तान की पोजीशन है और हमारा जो इमेज दुनिया में जिस तरह ख़राब हम लोगों ने ख़ुद कर दी है, उसको देखते हुए हमारा आजकल दुबई के वीज़े भी रिजेक्ट हो रहे हैं। यही चीज़ मेरे साथ भी थी। मेरे एक दोस्त हैं वकार भाई, उन्होंने सारी चीज़ें की। उनके भाई इरफान भाई होते हैं नेदरलैंड में, यूरोप में, तो उन्होंने वहाँ से मुझे स्पॉन्सर भेजा। स्पॉन्सर क्या होता है कि एक बंदा होता है, बताता है कि जी ये बंदा जो पाकिस्तान से आ रहा है ये मेरे पास रहेगा और इसकी देख रेख, इसकी चीज़ें जो हैं वो मेरी ज़िम्मेदारी है। तो वो इस तरह की अपने डॉक्यूमेंट साथ लगा के भेजता है। तो उन्होंने वहाँ से मुझे अपना जॉब कार्ड, अपना जो, क्योंकि वहाँ के सिटीज़न है तो उन्होंने अपना सिटीज़नशिप कार्ड, अपनी स्टेटमेंट, सैलरी वगैरह, अपनी वर्थ बताई। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको स्पॉन्सरशिप वहाँ से लेटर या डॉक्यूमेंट भेजे तो आपका वीज़ा लग जाए। पहली चीज़, आपका अगर वहाँ पे कोई दोस्त है, कोई अजीज़ है, वैसे तो बाहर लोग जो जाते हैं वो यही बोलते हैं कि यहाँ नहीं आना, यहाँ सब कुछ तबाह हो गया है। भाई अगर तबाह हो गया तो फिर तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? सब ठीक है ना भाई? हाँ, लाइफ ज़रूर वहाँ पे चेंज है यहाँ के बनिस्बत, क्योंकि मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जाके 6 कंट्रीज़ विज़िट की हैं। सबसे पहले मैं नेदरलैंड विज़िट किया है, उसके बाद मैं वहाँ से बेल्जियम गया हूँ, बेल्जियम के बाद मैं वहाँ से फ्रांस गया हूँ, पेरिस, उसके बाद जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर तक गया हूँ मैं। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, ये अक्सर लोगों को कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा तो उनका स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट आ गए। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि आप यहाँ से जैरीज़ से अपॉइंटमेंट लेंगे। जैरीज़ जो है वो नेदरलैंड एम्बेसी या जो भी एम्बेसी के साथ वो डील कर रहे हैं यूरोप में, आप उनके साथ वो बीच में एक समझ लें ब्रिज का काम करता है। आप यहाँ से, मैंने तो मोबाइल फ़ोन से गया जैरीज़ की वेबसाइट पे। अच्छा, गूगल से सर्च मत करिएगा जैरीज़ को, गूगल के अंदर कोई ना कोई बग आ जाता है तो उसकी वजह से वो सही तरह से वर्क नहीं कर पाता जैरीज़ के अपॉइंटमेंट में। आप कोई दूसरा सर्च इंजन अपने मोबाइल में या सिस्टम में इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि वो बेहतर रिस्पॉन्स करता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। मतलब आप उसके अलावा और बहुत सारे सर्च इंजन हैं, वो कोई अच्छा सा कोई निकाल लें। फायरफॉक्स है, और मैंने फायरफॉक्स से किया था, तो उससे जाके आप सर्च करके मैंने अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 दिन बाद की मिल गई थी। तो उसके लिए मेरे जो पैसे खर्च हुए वो हुए थे 7,000 रुपये के करीब, क्योंकि कुछ हज़ार रुपये मेरी फ़ीस थी ट्रांजैक्शन की और 6,000 कुछ उनके चार्जेस थे अपॉइंटमेंट के। इससे हो गया कि मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई मिसाल के तौर पे 25 जुलाई की फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैंने वहाँ पे उस दिन जाना था और जो उनकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो सब मेरी जो है वकार भाई ने पूरी की। मिसाल के तौर पे उनको मेरी बैंक स्टेटमेंट चाहिए थी, ये जानना था कि मेरी वेल्थ कैसी है,
दूसरा फिर उन्होंने ये जानना था मेरे वहाँ जाने का पर्पस क्या है, वो मैंने लिखा कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं ऑलरेडी इतनी कंट्रीज़ विज़िट कर चुका हूँ और मैं यहाँ भी विज़िट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मुझे पर्सनली कोई ऐसी होप नहीं थी कि ये वीज़ा लग जाएगा, लेकिन जो केस इस तरह से बना और उसके अलावा नेदरलैंड और इसके अलावा एक और उनका कंट्री है इटली, यहाँ पे ज़रा चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए बाकी कंट्रीज़ के बनिस्बत। अगर आप मिसाल के तौर पे आप स्वीडन में करेंगे या स्विट्ज़रलैंड में करेंगे या इसके अलावा आप जर्मनी में करेंगे तो ज़रा मुश्किल होगा नेदरलैंड के मुकाबले में, लेकिन लोगों के लगते भी हैं, वहाँ की भी लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 7,000 रुपये मैंने फ़ीस वहाँ पे की। उसके बाद मेरा 25 तारीख को जो अपॉइंटमेंट था, उस दिन मैं ना अपनी तस्वीरें भी नहीं चाहिए और आपकी तस्वीरें और फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो जैरीज़ के ऑफ़िस में होंगी। जैरीज़ का ऑफ़िस कहाँ है? जैरीज़ का ऑफ़िस है, आप अगर जाते हैं पंजाब चौरंगी क्लिफ्टन में जाते हैं तो वहाँ पे एक बहरिया के नाम से एक बिल्डिंग है, उसके अंदर जैरीज़ का ऑफ़िस है। वहाँ आप जाएंगे, उनका डिफरेंट फ्लोर है, थर्ड फोर्थ फ्लोर के ऊपर अलग अलग कंट्रीज़ के उनके ऑफिस बने हैं। वहाँ पे आप जाएंगे कि मैं नेदरलैंड के लिए ये जमा कराने के लिए आया हूँ, तो मैंने अपनी पूरा डिटेल और जो स्पॉन्सरशिप लेटर आया था, एफआरसी भी मांगते हैं वो लोग, सही है। फैमिली की जो आपकी पूरी जो ट्री होता है, अगर आप मैरिड हैं तो एफआरसी नादरा से आप निकाल लीजिएगा। मैंने एफआरसी जमा नहीं कराया था, उसके बगैर ही वीज़ा लग गया, लेकिन आप जमा करा दीजिएगा। दूसरा, जब आप लोग वीज़े के लिए कहीं भी जाते हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक रखा करें, बहुत तैयार होके और इस तरह से मत जाया करें कि अगले को लगे कि आप वहाँ जाने के लिए मर रहे हैं, ठीक है। अपनी टी शर्ट पहन के जाएं, बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स होके जाएं। लोग क्या करते हैं, पैंट कोट टाई सब लगा लेते हैं, जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं पहना होता वो पहन के चले जाते हैं। उससे दूसरे को ये इंप्रेशन जाता है कि यार आप यहाँ जो वो लोग हैं ना बहुत तेज़ हैं, उनको पता चल जाता है देखते ही कि यार ये बंदा जो है ना यहाँ पे आने के लिए बहुत तड़प रहा है। तो इंटरव्यू कोई नहीं होता, सिंपली ये होता है कि अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, जिसकी कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए पासपोर्ट। ये बता दूं, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं कि पासपोर्ट आजकल बहुत मुश्किल से बन रहे हैं। जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो 4-4 महीने बाद मिल रहा है। सिर्फ अभी जो मेरे ख्याल से किसी 11-12 हज़ार रुपये फ़ीस है वो जल्दी मिल रहा है, बाकी सारे पासपोर्ट 1 महीना 15 दिन 3-4 महीने इस तरह से मिल रहा है। तो पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए और पासपोर्ट कोशिश करें कि 10 साल का बनवा लें, ठीक है जी। उसके बाद आप जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट, अपने बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनिंग सर्टिफिकेट, मैंने अपने टैक्स रिटर्न्स वगैरह सब चीज़ें उनको जमा करा के दे दी कि ये मेरा प्रोफाइल है, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, मैं वहाँ विज़िट करने जा रहा हूँ। पर्पस अपना लिख दिया, जो पर्पस जैसे था वैसे ही लिख दिया, कोई कहानी नहीं बनाई, कोई स्टोरी नहीं बनाई। जाके मैंने वहाँ पे सबमिट कराया, वहाँ पे गया, उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किए, उन्होंने मुझसे फ़ीस चार्ज की उस टाइम पे यूरो के हिसाब से, क्योंकि वो यूरो में चार्ज करते हैं, 27,000 के करीब थी, ठीक है। अगर यूरो कुछ ऊपर नीचे हुआ तो कम हो जाएगी थोड़ी सी, यूरो ऊपर हुआ तो ये ज़्यादा हो जाएगी। तक ये फ़ीस काफ़ी मुनासिब है। जब वक़ार भाई गए थे तो उनकी फ़ीस थी 24,000 रुपये। यूरो में थोड़ा सा ही फ़र्क आता है तो ये फ़ीस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। अच्छा, मैं वहाँ पे जाके अब डॉक्यूमेंट दिया, उन्होंने डॉक्यूमेंट मेरे सारे चेक किया, उन्होंने कहा एफआरसी नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, एफआरसी नहीं है तो आप ऐसे ही जाने दें। उन्होंने क्रॉस किया एफआरसी पे और मुझे बोला आप चले जाएं फ़लाँ काउंटर पे और वहाँ जाके अपने फिंगरप्रिंट्स करवा लें और पिक्चर ले लें। पिक्चर भी वहीं पे हुई और फिंगरप्रिंट्स भी वहीं पर हुए। उसके बाद उन्होंने बोला आपकी ये फ़ीस जमा कराएँ और आप जाएँ। मैं वहाँ पे अपनी ओरिजिनल पासपोर्ट दे के, डॉक्यूमेंट दे के वापस आ गया। 1 महीना 5 दिन के बाद मेरा पासपोर्ट वापस आया। मुझे एम्बेसी से कॉल आ गई, इनके जैरी से सॉरी कॉल आ गई, तो मैं गया। मैंने जब खोला तो उसके अंदर वीज़ा पेश था। अगर नहीं होगा तो उस पर रीज़न लिखी होती है कि इस वजह से आपका वीज़ा नहीं लगा, ठीक है जी। ये था मेरा वीज़ा लगने का। अब अगला सवाल बहुत लोगों ने जो पूछा है कि डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए, कितना ख़र्चा आया इस ट्रिप पे और मैंने फ़्लाइट कौन सी ली। अच्छा, डिफरेंट किस्म की फ़्लाइट्स यहाँ से जाती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ से कतर भी जाती है, यहाँ से एमिरेट्स भी जाती है, यहाँ से तुर्किश एयरलाइन भी जाती है और बहुत सारी फ़्लाइट जाती है, लेकिन मैंने चूज़ की पेगासस। पेगासस जो है वो आपको काफ़ी मुनासिब पैसों में जो है ना आपको यूरोप ले जाएगी। तो मैंने पेगासस में जो है नॉर्मल जो फेयर चल रहा था उस टाइम पे 2-2.5 लाख रुपए चल रहा था, लेकिन मुझे उस टाइम पे तकरीबन कम पेश 1.5 लाख के करीब की जो है वो टिकट मिल गई रिटर्न। अमूमन ये महंगी होती है। वो एक अलग बात है कि हम जब तुर्की गए तो हमारी जो है फ़्लाइट छूट गई, मैं सो गया, मेरे बुखार था मुझे उन दिनों में और मैंने बहुत काफ़ी हैवी डोज दी तो मैं सो गया था। मेरे जहन में था कि बोर्डिंग पास है मेरे पास तो ये लेके ही जाएंगे, लेकिन पेगासस में ट्रैवल करते हुए कोशिश कीजिएगा जब वो आपको बुलाएं आपने उस जगह पे आधा पौना घंटा पहले लाजिम पहुंच जाना है, बल्कि 1 घंटा पहले पहुंच जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना वो छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं यहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी कराची टू तुर्की,
तुर्की के एयरपोर्ट पे मैं उतरा और वहाँ मेरा 6 घंटे का स्टॉप ओवर था। लेकिन वहाँ मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि जो मैंने जो HBL का प्रेस्टीज कार्ड बनवाया हुआ था, उसकी वजह से तमाम लॉन्चेस मेरे लिए फ्री थे। तो मैं वहाँ पे आराम से खाना खाता, घूमता फिरता, 2-3 घंटे फिर लॉन्च में बैठता, फिर किसी दूसरे लॉन्च में जाके बैठ जाता। तो वो उस कार्ड की मुझे एक फैसिलिटीज़ मिली हुई थी। अगर आपको भी HBL का वो कार्ड बनवाना है तो आप HBL के किसी उसमें जा सकते हैं और जाके बनवा सकते हैं। और लाइट चली गई है। तो ये जब पाकिस्तान में है तो ये सब चीज़ें तो होंगी। अच्छा, तो ऐसा है कि हम इसी थीम के साथ ही अपना ये कंटिन्यू करेंगे। तो वहाँ से फिर मैं जो है मैं पहुँच गया एम्स्टर्डम मैंने लैंड किया और मैं नीदरलैंड पूरा विज़िट किया। नीदरलैंड बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आप अगर विज़िट करने जा रहे हैं तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव है तो ख़र्चा आपका 6-7 लाख 8 लाख के करीब में होगा, ठीक है। और आपका नहीं है और आपने सिर्फ होटल्स में ही रहना है और आपने सारा ट्रेन का ट्रैवल बहुत महंगा है वहाँ पे, ये मैं बता दूँ आपको। मैं ट्रेन भी 2-3 किस्म की है। एक आइस ट्रेन है जो बुलेट ट्रेन कहलाती है, जो आपको कंट्री टू कंट्री विजिट कराती है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है, जो एक तरफ का ट्रिप जो है आपको 100 150 यूरो का पड़ जाएगा। तो अगर आप बस पे ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे एक बस है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, अभी मैं लिख दूंगा, उसे मेंशन कर दूंगा। वो बस आपको बहुत सस्ती पड़ जाती है। अच्छा, मैं आपको जैसे बता रहा था कि कौन कौन सा के लिए ट्रैवल जो है बस से ट्रैवल करें। बाकी अगर आप खुद से जो ट्रैवल करते हैं तो आपका तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए का ख़र्चा आपने जहन में रखिएगा, जिसमें आप यूरोप के कुछ कंट्रीज़ घूम सकते हैं। मेरे पास 29 कंट्रीज़ का एक्सेस था जो मैं जाके विज़िट कर सकता है, लेकिन 29 कंट्रीज़ आप एक महीने में ही विज़िट नहीं कर सकते। यूरोप आपने ट्रिप करना है तो कम से कम मेरा मशवरा आपको ये है कि 1 महीने का ट्रिप तो करिएगा, सही है। और कोशिश ये करिएगा जब भी आप ट्रैवल करें, बहुत कैजुअल सी जो ड्रेसिंग आप नॉर्मल करते हैं वैसे ही कीजिएगा, क्योंकि इमिग्रेशन के पास ये राइट होता है, चाहे वो कराची की इमिग्रेशन हो या वो आपकी नीदरलैंड जहाँ मैं उतरा था एम्स्टर्डम में, वहाँ की इमिग्रेशन हो, उनके पास ये राइट होता है कि अगर उनको आप समझ में नहीं आ रहे तो वो आपको रिटर्न बैक भेज सकते हैं वापस कि भाई मुझे आप समझ में नहीं आ रहे, आप क्या, आपकी बॉडी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, आपको देखने से लग रहा है कि आप यहाँ स्लिप होने के लिए आए हैं मिसाल के तौर पे, तो वो आपको वापस भेज सकते हैं, कराची से ही भेज सकते हैं। ये उनका राइट है। तो हमेशा कोशिश कीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि पैंट कोट टाई लगा के ट्रैवल कर रहे थे, तो हो सकता है ये उनका स्टाइल हो, लेकिन आप इतने लंबे ट्रैवल में, मैं तो शूज़ भी नहीं पहनता। मैं तो हमेशा मैंने जो मेरी नॉर्मल जो मेरी स्लीपर्स हैं, मैं उसमें ही जाके मैं यहाँ से कहीं भी जाना हो, तुर्की जाना हो, नेपाल जाना हो, उसमें ही करता हूँ। रिलैक्स रहें, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है, 6 घंटे का ऑलमोस्ट आपका तुर्की का ट्रैवल होता है। फिर 6 घंटे के बाद जो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो भी ऑलमोस्ट 4 घंटे की थी। तो ये 10 घंटे का ट्रैवल है, उसमें आप शूज़ पहनिए घूमेंगे या आप बैठेंगे तो उसके अंदर आपके लिए मुश्किल बनेगी। तो बेहतर है कि रिलैक्स रहें, टी शर्ट में जाएँ, ताकि जब इमिग्रेशन में भी आप जाएँ तो आपका इंप्रेशन ये रहे कि आप ट्रैवलर हैं। और आप जितने ही मैंने ट्रैवलर लोग देखे हैं, उन्होंने एक बैग लिया होता है, सिंपल सी टी शर्ट पहनी होती है, आराम से। यही चीज़ें हमारे इंटरव्यू के लिए भी बहुत लाजिम है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं, बिल्कुल ऐसे तैयार होके नहीं जाएं। सिंपल सी अगर शर्ट पहनी है तो सिंपल सी शर्ट पहने और चले जाएं। दूसरे को ये इंप्रेशन बिल्कुल मत दें, क्योंकि मैं तो देखें, सिंपल सी बात है, आप और मैं अगर ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो आप और मैं उस कंट्रीज़ को जाके एक तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, बाकी अपने पैसे वहाँ लगा के जा रहे हैं, एयरलाइन को पैसे दे रहे हैं, वहाँ जाके ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी कंट्री में जाके पैसे खर्च कर रहे हैं, तो ये तो उनकी कंट्री के लिए अच्छा है। लेकिन हमारी इमेज इस तरह की है कि यार हम तो, हमारे हाल बुरे हैं, हमें वीज़ा दे दो खुदा के वास्ते, हम भागना है हमें यहाँ से। तो जब ये थॉट्स लेके आप कहीं वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके चेहरे पे ही देख के पता चल जाएगा कि आपने नहीं वापस आना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मज़ा आया। जितना ट्रैवल से आप सीखते हैं, जितना ट्रैवल से आपको दुनिया समझ में आती है, आप कुएं के मेंढक बन के कभी भी नहीं सीख सकते। आप कितनी भी फिल्में देख लें, गेम ऑफ थ्रोन देख लें, कुछ भी देख लें, आप कितनी भी हॉलीवुड की फिल्में देख लें, लेकिन जब कितनी भी किताबें पढ़ लें, मैं ये कहूँगा, जब तक आप अपनी खुली आँख से जाके वहाँ पे दुनिया को नहीं देखते, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। आप यहाँ कराची हैं, बैठ के जितने भी बड़े आप फ़लसफ़ी बन जाएँ, आप बोले यार यूँ है, दरिया है, समंदर है, जब आप जाके देखते हैं 200 साल आगे हैं वो लोग हमसे, 200 साल। अब बहुत सारे लोग मुझसे इख्तलाफ करेंगे कि नहीं यार 200 साल कैसे। एक तो सिर्फ ये है कि स्ट्रक्चर, रोड्स, सफाई, ये तो है एक जगह पे। ये तो कराची पे भी आप अगर बिल्डोजर फेर दें तो हो सकता है कि 15-20 साल में आप उस तरह का मुल्क बना लें, मिसाल के तौर पे। लेकिन जो तहज़ीब, तमीज़, जो मैनर्स,
मैंने उन लोगों में देखे, वो हम उससे करीब भी नहीं हैं। जो टाइम की कदर मैंने वहाँ पे चीज़ों में देखी, हम उससे बहुत बहुत दूर हैं। हम तो अपने बेसिक जो हमारी नीड्स हैं हम उनको ही नहीं पूरा करे जा रहे। मैं इसी के लिए देखे ना, मैं बगैर लाइट के अभी बना रहा हूँ। ये जो कैमरा चार्ज है वो चल रहा है, ये लाइट चार्ज है तो ये चल रही है, मगर हम तो अपनी बेसिक नीड्स को ही नहीं। और ये कि 100% यहाँ पे बिल पे होता है और उसके बावजूद यहाँ पे लाइट नहीं है, तो कौन पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे हम कोई काम करने जाते हैं तो हमें आगे जवाब क्या मिलता है सुनने को? कि शुक्र करें कि आपका ये काम हो गया। आता है कि हम पैसे पे कर रहे होते हैं उसके बावजूद हमें कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि शुक्र करें कि ये काम हो गया आपका, दूसरों का तो ये भी नहीं हो रहा। तो भाई शुक्र क्यों करें भाई? अगर मिसाल के तौर पे पुलिस हमारी हिफाजत कर रही है तो ये कोई उन हम पे एहसान नहीं कर रही, ये काम है उनका, ये उन्होंने करना है भाई। अगर कोई हॉस्पिटल गवर्नमेंट का हमारी कोई काम कर रहा है, हमारे लिए कोई देखभाल कर रहा है, तो ये काम है उनका भाई। हम पैसे दे रहे हैं, इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, शहरी हैं यहाँ के। बाहर मुल्कों में ये सीन नहीं है। हमें तो मतलब बेसिक चीज़ों में इतना ज़्यादा फंसाया उलझाया जा चुका है कि हमें तो पता ही नहीं है कि ज़िंदगी का आराम क्या होता है, आपका दिमाग का सुकून क्या होता है, वो वहाँ जाके पता चला। ये इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहीं पे जाके बंदा रहने लग जाए या वहीं पे हो जाए। मुल्क आपका अपना ही है भाई, मुल्क आपका अपना ही है। अपने मुल्क में रहें, जाएं ऐसे कंट्रीज़ को देखें, समझें, ताकि आपको पता चले कि यार आपके और उनके बीच में कितना बड़ा गैप आ चुका है, आप कितना पीछे जा चुके हैं। जाएं, लाजमी कोशिश करें ट्रैवल करने की। भले आप दुबई हो, भले आप बाकू जा रहे हैं, भले आप यूरोप जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जाएं, जाके दुनिया देखें। और दुनिया को जब आप जाके देखें आपको पता चलेगा कितना जो है हमारा कल्चर में कितना फ़र्क है। जो वहाँ पे कानून है वो किस तरह लागू है। मैंने साइकिल वहाँ पे चलाई, सबसे ज़्यादा वहाँ पे पैदल चलने वाले की वैल्यू है, उसके बाद साइकिल वाले की वैल्यू है, उसके बाद वहाँ बाइक वाले की वैल्यू है, और सबसे आखिर में गाड़ी वाला आता है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी, छोटी सी एक डिटेल थी। अगर आपको वीज़ा प्रोसेस करवाना है तो प्रोसेस के हवाले से वकार भाई इंशाल्लाह मैं उनके साथ बहुत जल्दी एक पॉडकास्ट करूँगा, उसके अंदर वो सारी अपनी डिटेल बताएंगे। अगर आप लोगों को उनसे वीज़ा प्रोसेस करवाना है, ठीक है, वीज़ा लगाने का गारंटी नहीं है किसी की भी, वीज़ा गारंटी लगाने की कोई आपको नहीं दे सकता। अगर कोई आपका यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा लगा रहा है, वो कर रहा है कि मैं गारंटी आपको एडमिशन करा दूंगा, भिजवा दूंगा, वो एक अलग सीन है। वकार भाई सिर्फ डील करते हैं इस चीज़ के अंदर कि वीज़ा का जो आपका केस बनाना है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। केस कैसे बनेगा, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स कैसे आपसे अरेंज करवाने हैं, खुद उन्होंने कैसे अरेंज करने हैं चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको करके दे देंगे। वीज़ा अप्लाई करने तक पूरा रास्ता आपको बता देंगे। उसकी ऑब्वियसली वो फ़ीस चार्ज करते हैं, वो मैं आपको उनका नंबर दे दूँगा, आप उनसे रब्ता कर लीजिएगा। डिफरेंट चीज़ों के अंदर वो डील करते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, डिटेल थी। होपफुली कि इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। बाकी कोई सवालात हों आपके, कोई ऐसी बात हो तो आप इसको सब मुझसे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको तमाम डिटेल इसके अंदर प्रोवाइड करूँगा। और अगर आपको ऑप्शन मिलता है पाकिस्तान से बाहर जाके कमाने का तो बिल्कुल जाएँ, कमाएँ, जाके अपने फैमिली को सपोर्ट करें भाई। और पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, फेसबुक से, यूट्यूब से। अपना ख्याल रखें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।